हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ITI क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है ना, क्या प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार क्या होता है, इसके बारे में जो हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में। तो दोस्तों, अब जो है हम लोग क्लास में आ चुके हैं, तो डिस्कस करने का समय भी आ गया है कि प्राथमिक चिकित्सा जो है होता क्या है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। ठीक है ना, और इसका भी जो है गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं, एकदम घोल के पी लेते हैं पानी की तरह। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। ठीक है ना, तो कार्यशाला में कार्य करने के दौरान कब दुर्घटना घटित हो जाए किसी को पता नहीं रहता और ना ही कार्यशाला में हर समय चिकित्सक उपलब्ध रह सकता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत चिकित्सा देने के लिए कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके या कर सकें। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे चाहे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, उद्योग हो, चाहे वर्कशॉप हो, जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ जो है दुर्घटना कब घट जाए ये बात जो है किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है ना, और ये भी संभव नहीं है कि हर वक्त जो है वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध रहें। ठीक है ना, इसलिए जो है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है ना, उनको जो है प्राथमिक उपचार देने के लिए जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरतमंद लोगों को जो है प्राथमिक उपचार दिया जा सके। इसका कहने का मतलब भी यही है, मतलब कि यही बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। ज़्यादातर कार्यशालाओं में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध रहती है, परंतु कुछ कार्यशालाओं में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कई बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना या डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। ठीक है ना, ये भी क्या बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है हर समय जो है डॉक्टरों के उपलब्ध रहना मुश्किल हो जाता है, या फिर जहाँ दुर्घटना घटित हो जाता है वहाँ पर जो है तुरंत डॉक्टर को बुलाकर नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, यही बोल रहा है। इसलिए जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या जो रोगग्रस्त व्यक्ति रहेगा, उसको जो है हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो उसे पहला दवाई दिया जाता है, क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो पहला दवाई दिया जाता है रोगी को, क्या रोगी को जो पहला दवाई दिया जाता है वही कहलाता है प्राथमिक उपचार। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपके भेजे में घुस गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा जो है होता क्या है। ठीक है ना, तो इसका भी आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स कीजिए, है ना। ठीक है ना, प्राथमिक उपचार या चिकित्सा क्या होता है। ठीक है, अचानक बीमार या दुर्घटना होने पर डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले घायल व्यक्ति या रोगग्रस्त व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रथम उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है ना, ये भी वही बोल रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो उसे पहला दवाई दिया जाता है, क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो पहला दवाई दिया जाता है वही कहलाता है प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए कार्यशाला में निम्नलिखित साधन व दवाइयाँ होना चाहिए। तो जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, कार्यशाला में चाहे कहीं पर भी, तो वहाँ जो है निम्नलिखित साधन व दवाइयाँ प्राथमिक उपचार देने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है ना, पहला है टिंचर आयोडीन, दूसरा है टिंचर बेंजीन, तीसरा है डिटॉल, चौथा है बर्नॉल, पाँचवा है दर्द निवारक गोलियाँ, छठवा है बैंडेज, सातवां है रुई, आठवां है सेफ्टी पिन, नौवां है कच्चा प्लास्टर, 10वां है लकड़ी खपच्चियाँ, 11 जाली वाला कपड़ा, 12वें नंबर जो है दवाई देने का गिलास, 13 नंबर आग धोने का गिलास, और 14 नंबर है ड्रॉपर, 15 नंबर है स्ट्रेचर इत्यादि इत्यादि है ना, स्ट्रेचर इत्यादि जो है प्राथमिक उपचार देने के लिए कार्यशाला में उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे चर्चा कर लेते हैं आप लोग कि प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बातें या बिंदु। ठीक है ना, यदि हम जो है किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या रोगग्रस्त व्यक्ति को जो है प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, तो हमें जो है निम्नलिखित बातों को अपने ध्यान में, अपने माइंड में रखना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए एक एक करके इनका भी गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है ना, क्या गर्दा उड़ा देते हैं। तो पहला नंबर यह है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चोट, पीड़ा व स्थिति देखकर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है ना, जिसको भी हम प्राथमिक उपचार देने वाले हैं या दे रहे हैं,
तो जो उसकी चोट को देखकर जो है हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम देखकर ही घबरा जाएंगे तो प्राथमिक उपचार से कैसे दे सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए पहला पॉइंट यह कहता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर जो हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं दूसरा नंबर, दुर्घटना के बारे में बातें करके समय ना गंवाकर जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जहाँ भी दुर्घटना घट जाता है, ठीक है ना, वहाँ जो है ज़्यादा बातें करके आपस में है ना, एक दूसरे के साथ आपस में बातें करके जो है समय ना गंवाकर जल्दी से जल्दी जो है उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि जहाँ भी दुर्घटना घट जाता है वहाँ पर जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं कि दुर्घटना कैसे हो गया, गलती किसकी है ना, कैसे हुआ, इत्यादि इत्यादि जो है ना, चर्चा करते रहते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि दुर्घटना के बारे में बातें करके समय ना गंवाकर जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा नंबर, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तथा खून निकल रहा है तो सबसे पहले खून रोकने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जो खून निकल रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार दे रहा है उसको ये चाहिए कि जो खून निकल रहा है उसको जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए सर्वप्रथम या सबसे पहले, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि प्राथमिक उपचार से पहले जांच लेके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कहाँ दर्द हो रहा है, वह उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है ना। और 5वां नंबर यह कहता है कि यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आग से घिरा है या बिजली से चिपका है तो सावधानी पूर्वक इन चीज़ों से अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है आग से घिर गया है, बिजली से चिपक गया है, तो जो है हमें सावधानी पूर्वक जो है प्राथमिक उपचार उसे देना चाहिए या छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा ना करें कि है ना हम भी जाके उसमें फंस जाएं, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है कि सावधानी पूर्वक जो है इसलिए कहता है कि सावधानी पूर्वक इन चीज़ों से अलग करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट कहता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत दुर्घटना स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर आराम की स्थिति में लिटाया या बैठाना चाहिए, ठीक है ना। और 7वां नंबर कहता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास ज़्यादा भीड़ ना होने दें, खुली हवा आने दें, ठीक है ना। और 8वां नंबर कहता है कि जले व्यक्ति को कंबल से ढक दें, हवा ना लगने दें। क्या कहता है कि जले हुए व्यक्ति है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है आग से जल गया है तो उसको जो है हवा नहीं लगने देना चाहिए, बल्कि हवा जो है ना लगने देना चाहिए उसको, ठीक है ना। यही कहता है 8वां नंबर बिंदु। 9वां क्या कहता है, आग लगने और बिजली से झटका लगने की स्थिति में कार्यशाला के मेन स्विच को ऑफ कर दें व फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए, ठीक है ना। यदि कार्यशाला में आग लग जाता है, ठीक है ना, तो बिजली के कारण जो है आग लग जाता है तो सबसे पहले जो बिजली के मेन स्विच रहता है ना उसको जो है ऑफ कर देना चाहिए और तुरंत ही जो है हमें फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर जो है आग लग गया है, ऐसा करके सूचना देना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है कि दुर्घटना स्थल के प्रमाण नष्ट ना करना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जिस भी कारण से दुर्घटना घटित हो जाता है ना, उसके कारण को जो है हमें नहीं मिटाना चाहिए, उसके प्रमाण को नहीं मिटाना चाहिए। यदि प्रमाण को हम मिटा देंगे तो कैसे जानें कि दुर्घटना जो है किस कारण से हुआ है, ठीक है ना, और कैसे हम लोग जो उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए यह बिंदु यह कहता है कि दुर्घटना स्थल के प्रमाण नष्ट ना करें, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि शीघ्र चिकित्सक को सूचित करें, वह आवश्यकता होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उनके पास ले जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोलता है कि शीघ्र ही चिकित्सक को बुलाना चाहिए या सूचित करना चाहिए, ठीक है ना, तथा आवश्यकता होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उनके पास ले जाना चाहिए, किनके पास, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगला नंबर है, यदि संबंधित व्यक्ति मृत लग रहा है या मरा हुआ लग रहा है तो भी प्राथमिक चिकित्सा तब तक देनी चाहिए जब तक कोई डॉक्टर उसे मृत घोषित न कर दे। क्या बोल रहा है कि यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मरा हुआ लग रहा है, ठीक ना, मृत्यु हो गई है ऐसा लग रहा है, तो हमें जो है प्राथमिक चिकित्सा तब तक देनी चाहिए जब तक कि कोई भी डॉक्टर उसे मृत घोषित या मरा हुआ घोषित ना कर दे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया और इसका भी आप जो सभी गर्दा उड़ा दिया होंगे, क्या गर्दा, और घोल के जो पानी में पी लिए होंगे ताकि दिमाग में एकदम भेजा बैठ गया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आप धुर्रा 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 उड़ा दिए होंगे, ठीक है। अब अगला धुर्रा उड़ाने की बारी है। अगला पहला नंबर हो गया प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा नंबर धुर्रा उड़ाने का है कृत्रिम श्वास विधि। क्या है? कृत्रिम श्वास विधि। अब इसका धुर्रा उड़ा देते हैं, क्या? कृत्रिम श्वास विधि, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ही आता है कृत्रिम श्वास विधि, है ना। क्या कहता है कि है ना, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ही कृत्रिम श्वास विधि आता है, ठीक ना। तो प्राथमिक उपचार में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है जिसकी निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अब जो है गर्दा उड़ाने की बारी है कृत्रिम
कृत्रिम श्वास विधि, किसका? कृत्रिम श्वास विधि का गर्दा उड़ाने की बारी है। तो आइए देख लेते हैं, इसका भी गर्दा उड़ा देते हैं। तो ये कह रहा है कि प्राथमिक उपचार में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। किसकी? कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है, जिसकी विभिन्न लिखित 3 विधियां हैं। कृत्रिम श्वास विधि की जो है 3 विधियां हैं, ठीक है ना। इसकी 3 विधियां हैं। पहला जो है शेफर विधि, नोट्स कीजिए। कृत्रिम श्वास विधि की 3 विधियां हैं। पहला शेफर विधि, दूसरा जो है सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा जो है अपना लबोर्ड विधि, ठीक है ना, लबोर्ड विधि, ठीक है। कृत्रिम श्वसन विधि की जो है या कृत्रिम श्वास विधि का 3 विधि है, ठीक है ना। या पहला है शेफर विधि, दूसरा है सिल्वेस्टर विधि, तीसरा है लबोर्ड विधि। तो आइए एक एक करके इनका भी जो गर्दा एकदम पानी की तरफ पी लेते हैं, ठीक है ना। इनके भी गर्दा उड़ा देते हैं, क्या गर्दा धुर्रा उड़ा देते हैं, ठीक है ना। एक एक करके शेफर का, सिल्वेस्टर का, लबोर्ड का, ठीक है ना। तो सबसे पहले गर्दा उड़ाने वाले यहाँ पर लोग शेफर विधि की, किसकी? शेफर विधि का। तो आइए देखते हैं शेफर विधि क्या होता है और इनका भी जो है गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। तो शेफर विधि में क्या कहता है कि इस विधि में, किस विधि में? शेफर विधि में सर्वप्रथम रोगी के वस्त्रों को ढीला किया जाता है। क्या किया जाता है? रोगी मतलब कि जो रोग रहेगा, है ना, या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति रहेगा, वही है रोगी, के वस्त्रों को ढीला किया जाता है। जैसे जो कपड़े पहने रहेगा, सबसे पहले उसके वस्त्रों को जो है ढीला करना चाहिए। इसके बाद जो है ना, समतल भूमि पर जो है छाती के बल लिटा देना चाहिए। समतल बल पर ऐसे छाती के बल जो है ऐसे लिटा देना चाहिए, ठीक है ना। लिटाने के बाद जो है उसका, है ना, जो हाथ रहता है उसको आगे की तरफ ऐसे रहना है, ठीक है ना, आगे की तरफ ऐसे रखना है। और फेस जो है या तो इस साइड ऐसे लेटा है, मतलब ऐसे, है ना, समतल भूमि पर छाती के बल ऐसे लेटा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हाथ को उसके बाद आगे ऐसे फैलाना है। उसके बाद जो है या तो हेड मतलब कि अपना सिर हो गया, या तो लेफ्ट साइड ऐसे रहेगा या तो राइट साइड ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार दे रहा है या देने वाला है, उसको जो है उसके कमर के पास आकर जो है अपने घुटनों के बल जो है बैठ जाना है, ठीक है ना। किसके बल? अपने घुटनों के बल जो है आकर बैठ जाना है, ठीक है। और रोगी के जो पसलियां हैं यहाँ, ठीक है ना, पीछे पसलियों पर जो है अपने हाथ से ऐसे दबाना है। क्या करना है? दबाना है। अपने घुटनों पर दबाव डालकर जो है रोगी के जो पसलियां हैं उनके ऊपर जो है ऐसे अपने अंगूठे से, हाथों से दबाना है ऐसे, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि रोगी के पेट पर दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रोगी के पेट पर दबाव पड़ेगा, जिससे फेफड़ों से हवा, पानी, बलगम इत्यादि जो श्वास नली में अटका हुआ रहेगा वह जो है तत्काल बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? तत्काल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बोल दिया कि जो दुर्घटनाग्रस्त या रोगग्रस्त व्यक्ति रहेगा, ठीक है ना, उसके जो है पसलियों पर ऐसे दबाना है। क्या करना है? दबाना है अपने हाथों से, ठीक है ना। दबाने से क्या होगा, जो दुर्घटनाग्रस्त या रोगग्रस्त व्यक्ति रहेगा, ठीक है ना, उसके पेट या फेफड़े पर दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फेफड़े या पेट पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से क्या होगा कि जितने भी हमारे श्वसन नली में हवा, पानी, बलगम इत्यादि जो भी अटका हुआ रहेगा वो जो है तत्काल बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने से ठीक है ना, बाहर निकल जाएगा। अब वजन हटा लें तथा पुनः यही प्रक्रिया दोहराते रहें, ठीक है ना, जिससे श्वसन क्रिया पुनः शुरू हो सकता है, ठीक है ना। अब जो है लगभग 2-3 सेकंड ऐसे दबाएं, ठीक है ना, फिर छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर छोड़ दें। ऐसा हमें करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि श्वसन क्रिया जो है पुनः शुरू हो सकता है या प्रारंभ हो सकता है, ठीक है ना। इस क्रिया को 1 मिनट में 5 से 20 बार तक करना चाहिए। ऐसा करने से रोगी को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो दबाने और छोड़ने की जो क्रिया है 1 मिनट में 5 से 20 बार तक करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा करने से रोगी को बचाया जा सकता है, ठीक है, यही कह रहा है। तो शेफर विधि को जो है कृत्रिम श्वास विधि का प्रथम विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेफर विधि को जो है कृत्रिम श्वास विधि का प्रथम विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया गर्दा उड़ा दिया, इसका भी फिनिश। अब नेक्स्ट बारी है गर्दा उड़ाने का सिल्वेस्टर विधि। उम्मीद करता हूँ कि शेफर विधि जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या कहता है कि सर्वप्रथम रोगी को, है ना, रोगी को क्या मतलब कि जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति रहेगा या रोगग्रस्त व्यक्ति रहेगा,
सबसे पहले उसके वस्त्रों को ढीला करना है, जो कपड़े पहना रहेगा उसको जो है ढीला करना है। ढीला करने के बाद जो है समतल भूमि पर छाती के बल मतलब कि उल्टा लिटा देना है उसको, छाती के बल ऐसे फ्लैट लिटा देना है ऐसे, ठीक है ना। लिटाने के बाद जो है उसके जो हाथ रहेंगे, हाथ को उसको आगे की तरफ करना है, ठीक है ना, आगे की तरफ करना है। और उसका हेड जो रहेगा या फेस कह सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड ऐसे रहेगा या तो राइट साइड ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और जो उपचार दे रहा है, प्राथमिक उपचार दे रहा है, उसे जो है पीठ के पास, है ना, पीठ के नहीं, ये कमर के पास आके जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाना है। जो प्राथमिक उपचार दे रहा है उसे बैठ जाना चाहिए, है ना। और बैठने के बाद जो है जो रोगी का जो पसलियाँ रहेंगी पीछे, ठीक है, पसलियों पर अपने हाथों से दबाव डालना है, ठीक है ना। और दबाव डालने से क्या होगा कि रोगी की जो पेट व फेफड़े पर दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। क्या, रोगी के पेट व फेफड़े पर दबाव पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पानी, बलगम इत्यादि जो भी श्वसन नली में अटका हुआ रहेगा वह जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी जो है पानी की तरह समझ में आ गया हो। इसका भी गर्दा उड़ा दिया, यहाँ गर्दा कुछ नहीं बचेगा रे, कुछ नहीं बचेगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। मैं आ गया हूँ ना, आ गया हूँ, सबको गर्दा उड़ा दूंगा, ठीक है। बस अब यूट्यूब चैनल पर बने रहिए बस, और कुछ नहीं करना है। आप पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही अगर आप पढ़ लिए तो 100% सफलता आपको मिल के रहेगी। ये अपना चैलेंज है 100%, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सेफर विधि को जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला गर्दा उड़ा देते हैं किसका, सिल्वेस्टर विधि का, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका भी गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। आइए गर्दा उड़ाते हैं सिल्वेस्टर विधि का। सिल्वेस्टर विधि जो है कृत्रिम श्वास विधि का द्वितीय विधि है। क्या, कृत्रिम श्वास विधि का द्वितीय विधि है सिल्वेस्टर विधि, ठीक है ना। इस विधि में रोगी को सीधा, क्या कह रहा है कि सिल्वेस्टर विधि में रोगी को सीधा अर्थात पीठ के बल लिटा दिया जाता है। कैसे, पीठ के बल, ऐसे पीठ के बल लिटा दिया जाता है, ठीक है ना, पीठ के बल लिटा दिया जाता है। नोट्स कीजिए। लबोड विधि में जो है रोगी को छाती के बल लिटा दिया जाता है, और सिल्वेस्टर विधि में जो है रोगी को पीठ के बल लिटा दिया जाता है, ठीक है ना। और लिटाने के बाद जो है जो उसके शोल्डर रहते हैं, है ना, ये शोल्डर है, ये पीठ है, तो पीठ के नीचे जो है तकिया या फिर नरम कपड़े रखा जाता है। नरम कपड़ा रखने से क्या होगा कि जो रोगग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति रहेगा उसका छाती तो ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना, उठ जाएगा, लेकिन सिर जो है ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सिर जो है नीचे हो जाएगा, लेकिन जो चेस्ट रहेगा वो जो है ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद रोगी के सिराहने घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए तथा रोगी के हाथों को कलाई की दिशा में कोहनियों से कुछ नीचे पकड़कर उन सिर की तरफ धरती पर लगाना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इसके बाद जो क्या करना है, जो भी प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति है उसे जो है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति रहेगा, ठीक है ना, ऐसे लेटा रहेगा, तो उसके जो है सिर के सामने बैठ जाना है अपने घुटनों के बल, और उनके हाथों को कलाई पर यहाँ पर पकड़ कर जो ऐसे भूमि पर सटाना है, ऐसे, ठीक है ना, भूमि पर सटाना है। ऐसा करने से फेफड़ों में भरी हवा, क्या करने से, है ना, जो शोल्डर को पकड़ जो यहाँ पर ऐसे भूमि में से सटाना है, ठीक है ना। सटाने से क्या होगा कि फेफड़ों में भरी हवा श्वास, ठीक है ना, क्या, फेफड़ों में भरी हवा श्वास, नली में अटका बलगम, क्या, नली में अटका बलगम इत्यादि जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करने से जो है जितनी भी हमारे श्वसन नली में अटके हुए वस्तुएं रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, वो जो है बाहर निकल जाएगा। इसके बाद कोहनियों को पुरानी स्थिति में लाकर उसी तरह से ये क्रिया बार बार 15 से 20 बार दोहरानी चाहिए। इस विधि को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक कि रोगी प्राकृतिक रूप से सांस लेने न लग जाए, ठीक है ना। क्या कहता है कि सिल्वेस्टर विधि, यह क्रिया के जो है 15 से 20 बार मतलब 1 मिनट में करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका भी जो है आप गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, कुछ नहीं बचा होगा सिल्वेस्टर विधि, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और जो है मैं आपको समझा देता हूँ गर्दा उड़ाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कहता है कि सिल्वेस्टर विधि जो है कृत्रिम श्वास विधि का द्वितीय विधि है। कि कौन सी विधि है, द्वितीय, यानी कि दूसरा विधि है, ठीक है ना। दूसरा यह कहता है कि सिल्वेस्टर विधि में जो है रोगी को, किसको, रोगी की जो है पीठ के बल ऐसे लिटा दिया जाता है, ठीक है ना। समतल भूमि पर जो है पीठ के बल ऐसे लिटा दिया जाता है, ठीक है ना। लिटाने के बाद जो है क्या किया जाता है, तीसरा, उसके ये कमर है ना, कमर नहीं, ये अपना पीठ के नीचे जो है
तकिए, क्या तकिया या जो नरम कपड़े, मतलब कि मोटे नरम कपड़े जो है रख दिए जाते हैं। रखने से क्या होता है कि जो रोगी रहेगा उसका जो सिर रहेगा, सिर तो ऐसे नीचे रहेगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अपना ये छाती रहेगा, पीठ रहेगा, पीठ के नीचे जो तकिए रहेंगे, ठीक ना, तो उससे जो है जो अपना सिर रहेगा वो तो नीचे हो जाएगा, लेकिन जो छाती या चेस्ट रहेगा, जो पीठ रहेगा वो तो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने भी श्वसन नली में, जितने भी हमारे श्वसन नली में जो भी चीज़ें अटकी रहेंगी वो तो जो है बाहर निकल जाएगा। यही है सिल्वेस्टर विधि और कुछ नहीं है। और यही क्रिया जो है हमें 15 से 20 बार प्रति मिनट करना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसका भी आप गर्दा उड़ा दिया एकदम पानी की तरह, ठीक है ना। तो मज़ा आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं लबोड विधि का। अगला गर्दा उड़ाने की विधि है क्या? अगला गर्दा उड़ाने की विधि है लबोड विधि। लबोड विधि ये कहता क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, लबोड विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लबोड विधि में जो है प्राथमिक उपचार 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। पहला यह है कि रोगी के मुंह से मुंह लगाकर, क्या जो है जो भी रोगी रहेगा उसके मुंह से जो मुंह लगाकर प्राथमिक उपचार दिया जाता है। दूसरा यह है कि रोगी की नाक से मुंह लगाकर प्राथमिक उपचार दिया जाता है। मतलब कि ये जो नाक पर जो है मुंह लगाकर प्राथमिक उपचार दिया जाता है। तो इनको जो है विस्तार समझते हैं, ठीक है ना। ये जो है होता क्या है और कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं रोगी के मुंह से मुंह लगाकर, ठीक है ना। कैसे? रोगी के मुंह से जो है मुंह लगाकर, तो इसका चर्चा कर लेते हैं। तो इस विधि में सर्वप्रथम रोगी को सीधा अर्थात पीठ के बल लिटा दिया जाता है, ठीक है। नोट कीजिए, ठीक है ना। लबोड विधि में जो है व्यक्ति को या रोगी व्यक्ति को जो है छाती के बल लिटा दिया जाता है, उल्टा, ठीक है ना। और सिल्वेस्टर विधि और लबोड विधि में जो है रोगी को पीठ के बल लिटा दिया जाता है, पीठ के बल, ठीक है ना, लिटा दिया जाता है। इसके बाद रोगी का मुंह अंदर से साफ किया जाता है, ठीक है ना। क्या कहता है कि समतल भूमि पर जो है पीठ के बल लिटाने के बाद जो रोगी का मुंह होता है ना, मुंह को जो है अंदर से साफ किया जाता है। क्या कहता है कि अंदर से जो है मुंह को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद क्या करना होता है कि जो जीभ होता है ना, जीभ को 2-4 बार ऐसे ऐसे खींच के जो है नरम किया जाता है गले को, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है कि इसके बाद रोगी का मुंह अंदर से साफ किया जाता है तथा जीभ को 2-4 बार अंदर बाहर करके गले को नरम किया जाता है। जैसे मैंने बताया वही चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। क्योंकि विद्युत झटके से रोगी के जबड़े में कसावट आ जाती है, वह उसका गला सख्त हो जाता है, इसलिए जो है 2-4 बार उसके जीभ जो होते हैं उसको अंदर बाहर करके गले को नरम किया जाता है। इसके बाद यदि दांत आपस में कसे हों तो धीरे धीरे जबड़ों को खोला जाता है और रोगी के मुंह पर साफ रुमाल रख दिया जाता है, ठीक है ना। यदि रोगी का मुंह जो है जबड़ा ये जबड़ा जो है वैसे कस गया है, ठीक है ना, कस गया है, ठीक है ना, कैसे कस गया है, ठीक है, तो उसको जो है धीरे धीरे खोला जाता है, ठीक है ना। खोलने के बाद जो साफ किया जाता है, साफ करने के बाद जो जीभ होता है उसको जो है 2-4 बार ऐसे अंदर बाहर करके जो गला होता है उसको नरम किया जाता है। ये तीनों चीज़ हो गए। उसके बाद जो है क्या किया जाता है कि उसके मुंह पर जो है साफ रुमाल या साफ कपड़े रख दिया जाता है। इसके बाद क्या कहता है कि जो प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति होता है उसे स्वयं गहरी सांस खींचकर, क्या गहरी सांस या अपने पेट में या फेफड़ों में हवा भरकर फिर रोगी के मुंह पर अपना मुंह रखकर, क्या बोलता है कि फिर अपना मुंह जो है रोगी के मुंह पर रखकर उसके फेफड़ों में हवा भर दिया जाता है। मतलब कि उसके मुंह पर जो रखकर अपना मुंह ऐसे फूंक देना। हवा फूंकने से क्या होगा कि हवा जो है उसके पेट में या फिर फेफड़े में भर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या होगा, जब रोगी की छाती ऊपर उठने लगे, ठीक है, जब हम लोग उसके मुंह पे मुंह लगाकर हवा फूकेंगे तो उसका जो छाती है वो ऊपर उठने लगेगा, तब शीघ्र ही अपना मुंह रोगी के मुंह से हटा लेना चाहिए जिससे उसके अंदर की हवा बाहर निकल सके, ठीक है ना। यदि आप लोग है ना प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, है ना, मुंह से मुंह लगाकर, तो हम यह नोट देखना चाहिए कि यदि हम लोग हवा उसके पेट में फूंक रहे हैं या फेफड़ों में फूंक रहे हैं, तो जब उसका छाती या चेस्ट जो है ऊपर की ओर उठ रहा है तो उस समय जो हमें तुरंत अपना मुंह हटा लेना चाहिए ताकि जो है उसके पेट का या उसके फेफड़े का हवा जो है बाहर आ सके, ठीक है ना, एग्जिट हो सके, यही बोल रहा है। इस क्रिया को शीघ्रता से किया जाता है, वह कुछ देर बाद 1 मिनट किया जाता है। यह क्रिया तब तक की जाती है जब तक कि मरीज स्वयं श्वास लेना प्रारंभ न कर दे, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है लबोर्ड विधि का भी गर्दा उड़ा दिए होंगे, ठीक है ना, पानी पानी कर दिए होंगे, ठीक है। तो जो गधे बच्चे हैं उनको तो समझ में थोड़ा कम ही आता है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, ठीक है ना, इसलिए हम उनको एक बार और समझा देते हैं। अच्छे समझिए, अच्छे सुनिए, ठीक है ना, देखना कुछ नहीं है, सुनना बस है, सुन सुन के ही आप पूरा ITI कार्ड डालोगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं लबोर्ड विधि, ठीक है। लबोर्ड विधि में सर्वप्रथम जो रोगी रहता है उसको जो है पीठ के बल लिटा दिया जाता है। क्या? पीठ के बल लिटा दिया जाता है, ठीक है ना। पीठ के बल जो है लिटा देने के बाद जो है जो उसके पीठ होते हैं, पीठ के नीचे तकिया या नरम कपड़े रख देते हैं, ठीक है ना। क्या? तकिया या नरम कपड़े रख दिए जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो रोगी रहेगा उसका चेस्ट तो ऊपर ऐसे उठ जाएगा, लेकिन जो हेड रहेगा वो जो है ऐसे नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या? हेड जो है नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो उसका मुंह रहेगा, रोगी का जो मुंह रहेगा उसको जो है अंदर से साफ करना है, ठीक है ना। साफ करने के बाद जो है यदि उसका जबड़ा नहीं खुलता है तो सबसे पहले उसके जबड़े को खोलना है, तभी ना साफ करोगे, कि बिना जबड़ा खोले उसका मुंह साफ कर लोगे या फिर उसके जीभ को 2-4 बार नरम कर लोगे। हाँ, तो यदि रोगी का मुंह जो है या जबड़ा जो है कसा हुआ है तो सबसे पहले उसको खोलेंगे। खोलने के बाद जो है उसके मुंह को साफ करेंगे अंदर से। साफ करने के बाद जो है जो उसकी जीभ है उसको जो है 2-4 बार ऐसे अंदर बाहर करके उसके गले को जो है नरम किया जाता है, ठीक है ना। अब ये सब काम हो गया। सब काम होने के बाद जो है रोगी के मुंह पर साफ रुमाल व कपड़े रख दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार दे रहा है, ठीक है ना, उसको क्या करना रहता है कि स्वयं के अंदर जो है ना गहरी सांस लेकर है ना हवा भर लेना है अपने फेफड़े में, ठीक है ना, या पेट में। उसके बाद जो है जो दुर्घटनाग्रस्त रोगग्रस्त व्यक्ति रहेगा उसके मुंह पर अपना मुंह लगाकर जो है हवा उसके फेफड़ों में भर देना है, ठीक ना। और उसके फेफड़ों में हवा भरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका छाती ऐसे ऊपर की ओर उठ रहा हो उस समय जो है हमें तुरंत अपना मुंह हटा लेना चाहिए, ताकि जो है उसके फेफड़े की हवा जो है बाहर की ओर निकल सके, ठीक है ना। यही है लबोर्ड विधि, ठीक है ना। और नाक से मुंह लगाकर विधि में सेम प्रोसेस है, बस उसमें अंतर यह है कि मुंह से मुंह न लगाकर जो है रोगी के नाक पर जो है अपना मुंह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस सेम रहेंगे, ठीक। क्या है? बाकी प्रोसेस जो है सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी जो गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा एकदम पानी की तरह उड़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है ना, तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा जो है टिडिंग करके ज़रूर बजाइएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की क्लास इतना है और अगला क्लास होगा आग में आग लगाने का, ठीक है ना। कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। आग लगाएंगे भी, आग बुझाएंगे भी, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।